नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप पूरे परिवार अच्छे से होंगे। आज की जो कहानी है एक ऐसी लड़की की है जिसकी आंखें काजल के बगैर भी बड़ा अच्छा गेहुआ सा रंग, 5 फुट 2 इंच का ऊंचाई, आवाज ऐसी इस बार बार सुनने को मन करे, व्यक्तित्व ऐसा कि जब वो खड़ा हो जाए तो ऐसा लगे कि बस यहां से वो जाए ना। तांत्रिक और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपनी जान को गंवा बैठती है। अब इसे न्याय मिलता नहीं है, प्रशासन की तरफ से भी नहीं। अब ये अपना ही न्याय खुद लेती है। यकीन करेंगे आप, मरने के बाद आखिर कोई अपना न्याय कैसे ले सकता है? ये सत्य घटना यूपी की है और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 2020 की ये कहानी है। आज हम सुनाएंगे ये पूरी कहानी आपको। कहानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है। कहानी एक गरीब लड़की की है। पिता बचपन में ही, जब वो 2 साल की थी, तब उसे छोड़कर चले गए थे। स्वर्गवास हो गया था उनका, बीमारी था कुछ, और मां रह गई थी। भाई कोई था नहीं, बस अकेली लाडली मां की, और ये दोनों ही घर में थे। मां बेचारी लखनऊ के इधर उधर कार्यालयों में जाकर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे उससे इस बच्ची का लालन पालन पोषण कर रही थी और अपना भी पेट चलाती थी। मां ने इस लड़की का नाम रूबी रखा। रूबी जब बड़ी हुई तो उसका जो रंग था, इससे पहले हमने वर्णन किया, आंखें बगैर काजल के भी बड़े अच्छे लगते थे। आवाज ऐसा कि अगर सुनने का मन ना हो तो भी ऐसा लगे कि अगर काश ये यहीं पे खड़ी होकर बातें किया करते रहे तो चलेगा, सुनने का मन करता था। व्यक्तित्व बहुत अच्छा। अब ये तमाम चीजों को देखते हुए जब वो माँ ऐसा महसूस की कि अब रूबी की शादी कर देनी चाहिए, माँ ने अपने रिश्तेदारों से पता करवाया और पता कराने के बाद रूबी की शादी अपने हैसियत के हिसाब से पास में ही करीब 10 या 15 किलोमीटर दूर वहां पे शादी कर देती है। रूबी शादी करके अपनी मां को छोड़कर जब जाती है तो ऐसा लगता है कि मां का भी कलेजा कहीं अपने हृदय से निकल कर जा रहा, और रूबी को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक दूसरे का दोनों जान थे। ससुराल जाती है, ससुराल में भरा पूरा हुआ परिवार है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, अच्छे हस्बैंड है। समय बीत रहा है अपने अच्छे व्यक्तित्व से, और खुले विचारधाराओं वाली थी रूबी। खुलकर बातें किया करती थी, ठहाके लगाया करती थी, और ऐसा लगता था कि जहां जिस आंगन में रूबी है, अगर बात कर रही है तो ठहाकों की गूंज गूंजा करती थी। ऐसा व्यक्तित्व ईश्वर ने रूबी को दिया हुआ था। अपने व्यवहार से ससुराल के सारे परिवारों का दिल तो जीत ली थी। समय गुजर रहा था, समय गुजर रहा था। ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी भी, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को काफी चाहने लगे थे, प्यार दोनों में हो चुका था। एक बच्ची 2 साल बाद रूबी को हुआ। बच्ची बड़ी हुई, जब बच्ची 3 साल की हुई फिर एक और बच्ची ने जन्म लिया। जब दूसरी बच्ची 3 साल की हो गई, यानी कुल मिलाकर 8 साल हो चुके थे। 2 बच्ची होने के बाद रूबी का जो रिश्ता है वो अपने पति से दिन प्रतिदिन खराब होना शुरू। अब रूबी परेशान हो गई कि भाई क्या बात है, आपके परिवार को मैं ख्याल रखती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, हमसे चूक कहाँ हो रही है कि आप हमसे चिड़चिड़े हुए होते हैं, हर बात पे गालियां देते हैं।
जब मैं कुछ बोलती हूँ तो आप हमें मारने भी दौड़ते हैं, ऐसा क्या बात है? जो रूबी का पति है अब रूबी पे ब्लेम करना शुरू कर देता है कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा यहाँ चक्कर है, तुम्हारा वहां चक्कर है। अब रूबी जब प्रोटेस्ट करती है कि भाई आप ऐसा क्यों कहते हो, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या मैं आपको प्यार नहीं करती? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी सेवा में कोई कमी है? लेकिन पति है कि मानने को राजी नहीं। काम करके जब घर वापस आता था तो दारू पी कर आता था, बात बात में मारना, खाना ऐसा नहीं है वैसा नहीं, नुक्स निकालना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं रूबी के पति को रूबी के व्यक्तित्व से बड़ी परेशानी होनी शुरू हो गई थी और यही वो कारण था कि वो रोज कोई ना कोई बहाने से रूबी को पीटना शुरू कर दिया था। रिश्ते खराब हो चुके थे। रूबी ने इस रिश्ते को बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन वो बचा नहीं। अंततः रूबी ये फैसला करती है कि अब भाई हम आपके साथ जी नहीं सकते, अब मेरे 2 बच्ची भी हैं, अब आपका रोज का नौटंकी नाटक अगर यही रहा तो हम जिएंगे कैसे? वहां से अपने दोनों बच्चियों को लेती है, तलाक दे देती है अपने पति को और कहती है कि हमारा और आपका रिश्ता यहीं तक था। तलाक देने के बाद रूबी अपने माँ के पास आ जाती है। माँ के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, माँ को बहुत प्यार करती थी रूबी। अब जब रूबी अपने मायके आ गई, दोनों बच्चे भी अपने नानी के पास रहने लगते हैं, नानी से दूर नहीं लगते। अब चूंकि रूबी अपने पति को तलाक देकर आई है, घर के हालात अच्छे नहीं है, परेशानी तो स्वाभाविक है कि बढ़ा ही है और वो बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान रहने लगी। कभी कभी बैठ कर रोने भी लगती थी। माँ भी बहुत परेशान हो जाती थी उसे देखकर। माँ का कलेजा टूटने लगता था। अब माँ है, करे तो क्या करे, उनकी जो जितनी ताकत थी रूबी के लिए सब कुछ न्यौछावर था। रूबी एक दिन अचानक बैठकर रो रही थी कि बगल वाले एक महिला आई, क्योंकि रूबी क्या बात है कि आप काफी परेशान रहती हो। रूबी रोते रोते अपना सारे हालात को बयां कर दी। बगल वाली आई थी, उसने रूबी को एक सलाह दिया कि अब जिंदगी में तो ये सब परेशानियां लगी ही रहती है, अब क्या करोगे, कहीं ना कहीं सबकी हालातें ऐसी ही है। एक काम करो, मैं एक जानती हूँ तांत्रिक बाबा हैं, एक बार जाकर मिल कर आओ, कुछ उपाय करा कर आओ। अगर वो कुछ उपाय कर देंगे तो हो सकता है आपके जो पति हैं उनका दिमाग कुछ फिर जाए, कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, जाकर एक बार मिल कर आओ। रूबी कहती है कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं। अब वो पता लेती है। रूबी तैयार होकर एक दिन अपने माँ को साथ में लेती है और उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक से मिलना, अब वहां पे तांत्रिक का जो स्थिति है भाई, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी लंबे लंबे। अब सिर्फ तांत्रिक बाबा धोती ही पहने हैं, मालाएं गले में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी बड़ी है और एक नहीं, करीब करीब 4 5 6 ऐसे लटके हुए हैं। गांव देहात में ओझा भी कहते हैं। वहां त्रिशूल, लाल सिंदूर, वहां पे तमाम प्रकार के ऐसे फूल वगैरह रखे हुए हैं, थोड़ा सा गद्दी वगैरह लगाया हुआ है, धूप लगे हुए हैं, अगरबत्तियां बहुत सारी जल रही हैं। वो तांत्रिक बाबा का जो कमरा है वो थोड़ा चौड़ा कमरा है और उसके अंदर तमाम प्रकार के ताम झाम लगे हुए हैं। रूबी वहां जाती है, तांत्रिक बाबा से अपना दुखड़ा बताती है। अब तांत्रिक बाबा हैं, अपना उपाय रूबी को बताते हैं। अब उनका उपाय रूबी जब सुनती है तो स्वाभाविक है कि परेशान है वो और कोई और रास्ता है नहीं, यही एक तांत्रिक वांत्रिक का रास्ता ऐसा बड़ा आसान होता है कि लोग बड़े आसानी से चले जाते हैं। ऐसे तांत्रिक ओझा और तमाम जगहों पे लोग चले जाया करते हैं, अक्सर ऐसा ही होता भी है और बड़ा ये आसान भी होता है। ऐसा करीब करीब देखने को मिल जाता है कि हर गांव में, हर शहर में कहीं ना कहीं तांत्रिक का पोस्टर देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं इलाज होते हुए दिखाई दे देता है। तो चीजें हैं,
तांत्रिक जब रूबी को अपना तंत्र मंत्र के हिसाब से कुछ उपाय बताते हैं, रूबी को सुकून होता है। चलो कोई तो है जो कहता है कि आप समस्या से समाधान हो जाएगा। रूबी आ जाती है माँ के साथ, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, कभी कभी तो पूरे हफ्ते भी तांत्रिक के पास जाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि तांत्रिक के पास जाने के बाद रूबी को बड़ा सुकून मिलता, ऐसा लगता था कि समस्याएं कम हो रही है। इसका कारण अब आप भी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, कि या आप गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। स्वाभाविक है कि खाली मन शैतान का घर, यानी खाली बैठने से अच्छा है कि चलो कुछ न कुछ किया जाए। तो शायद रूबी जाया करती थी, वहां बैठा करती थी, प्रार्थना करती होगी, या जो तांत्रिक है कुछ न कुछ उपाय करके बताता होगा, जिससे कहीं न कहीं इसका मन जो है व्यस्त रहता होगा। अब इसको ऐसा रूबी को लगने लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। हफ्ता में कभी-कभी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाया करती थी, कभी-कभी अकेले जाया करती थी और जाने के बाद 4 घंटे में वापस हो जाती थी, कभी-कभी 8 घंटे में भी वापस हो जाती थी। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो रात-रात भर घर पे आती रही। माँ को बताकर जाती थी कि मम्मी मैं जा रही हूँ तांत्रिक के पास। अब चूँकि माँ भी जानती थी तांत्रिक को, वो जाकर वहाँ देख कर आई थी, वहाँ का माहौल देख कर आई थी। तो माँ भी कह देती थी, ठीक है जाओ, हम दोनों बच्चों को हम देखते हैं, जाओ जाकर आना। अब समय ऐसे ही गुजर रहा था। अभी अभी करवा चौथ गुजरा हुआ है, और करवा चौथ जो है भारतीय नारियों का सुहाग के उम्र को लंबी करने एवं अच्छे स्वास्थ्य और प्रेम हमेशा बना रहे, इसके लिए भारतीय नारी करवा चौथ का व्रत करती है। तो करवा चौथ का समय था और रूबी अपनी माँ को कही कि मैं जा रही हूँ माँ, तांत्रिक के पास जाकर आती हूँ, और हो सकेगा तो आज मैं लौटूंगी नहीं, कल। माँ बोली कि ठीक है जाइए, जाकर आओ। रूबी जाती है, भाई शाम तक वापस आती नहीं है, और शाम तक ही क्या, पूरी रात रूबी वापस नहीं आती है। क्योंकि माँ को तो पहले से कहकर गई थी कि मैं रात को भी हो सकता है मुझे वहां पे रुकना पड़ जाए। लेकिन रूबी रात को वापस नहीं आने से माँ परेशान नहीं होते, क्योंकि रूबी कहकर गई थी कि हो सकता है रुकना। पूरा दूसरा दिन, पूरा दिन गुजर जाता है, रूबी वापस नहीं आती है। अब यहाँ पे जो माँ है वो थोड़ा चिंतित होने लगती है, परेशान होने लगती है। अब 2 बच्चे भी हैं, वो दोनों बच्चे भी परेशान हैं, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? ऐसे अपनी नानी से पूछ रहे हैं। नानी जवाब क्या देती, भाई कल से तांत्रिक के पास गई है, अब वो तो बोली थी आने के लिए, अभी तक नहीं, लेट हो गया होगा, कुछ तंत्र मंत्र का कुछ उपाय चल रहा होगा, वो करके आ जाएगी। ऐसा अपने दोनों बच्चों को वो बताती है नानी। अब दूसरा दिन पूरा समय चला गया, पूरा रात भी चला गया, रूबी वापस नहीं। अब जो माँ है, माँ को अब घबराहट होना स्टार्ट, क्योंकि ये 2 बच्चों का सहारा रूबी के सिवा तो कोई है नहीं। कहीं अगर कोई अनहोनी ना हो जाए तो ये 2 बच्चे जाएंगे कहाँ, मैं इनको कैसे संभालूंगी? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अनेक प्रकार के विचार, अच्छे विचार, खराब विचार, ये सोच सोच के माँ बहुत घबरा जा रही है। कभी अच्छे विचार में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आ जाएगी, बुरे विचार अगर नहीं आए तो क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ चली गई, ऐसा परेशान हो रही थी माँ। अब सोचिए कि 2 बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है। रूबी तांत्रिक के पास जाने के लिए कह कर गई थी, और ये भी कही थी कि अगर रात भर रुक भी गई तो सुबह मैं आ जाऊंगी। अब वो पूरा दिन नहीं आएगी, आई, आखिर रूबी गई तो गई कहाँ? पूरा रात वापस नहीं आई, आखिर रूबी गई कहाँ? कहीं और तो नहीं चली गई? अगर रूबी गई तो क्या अपने बच्चों का ख्याल नहीं था उसको? 2 बच्चे इंतजार कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे। ये तमाम सारी चीजें उसके माँ के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है, और हम समझते हैं कि शायद आपके भी मन में ये सवाल और विचार उत्पन्न हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
रूबी आई नहीं। दूसरा दिन रात हो गया, अब तीसरा दिन पूरा दिन हो गया, वो आई नहीं। फोन रूबी के पास था। माँ जब ट्राई कर रही है तो फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। माँ परेशान हो गई। अब माँ घबरा कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ तांत्रिक को फोन की। अभी तक तो माँ इंतजार कर रही थी। जब तीसरा दिन शाम को नहीं आए तो घबरा कर माँ तांत्रिक को फोन करती है। तांत्रिक को चूंकि माँ जानती थी, वहां जाती थी, वो उनका नंबर भी इनके पास था। तो तांत्रिक ये कहता है कि भाई रूबी तो यहां ही नहीं। माँ पूछती है कि वो करवा चौथ के दिन आप क्या, वो बोलकर गई थी कि रात भर भी रुकना पड़ सकता है, तो अभी तक हम हुआ ही नहीं, क्या बात। तांत्रिक कहता है कि वो तो करवा चौथ के दिन वो आई नहीं है, हमारे पास आई ही नहीं है। अब मां परेशान हो गई और घबरा गई। अब क्या होगा, कहीं रिश्तेदार के यहाँ गई नहीं है, कोई फोन आ नहीं रहा है। अब तांत्रिक के पास गई नहीं है तो आखिर गई कहाँ है। इस प्रकार की परेशानी बढ़ गई। जो आस-पास पड़ोस के लोग हैं उनको ये बताना शुरू की कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है। तो आस-पास के जो लोग हैं वो सलाह देते हैं रूबी की माँ को कि अब ये 3 दिन हो चुका है ये मामला, आपका आपको ये काम करना चाहिए कि थाने जाना चाहिए, जाकर वहां पे रिपोर्ट लिखाना चाहिए। अब ये सलाह लेती है और रूबी की माँ को भी ये उचित लगता है कि नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं। अब 3 दिन हो गया है, फोन लग नहीं रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है, तो पुलिस को तो रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। वहां दोनों बच्चों को साथ में लेती है, अकेले छोड़कर कहाँ जाए। घबराते घबराते परेशान होकर रोते बिलखते नहीं पहुंचती है वहां के नजदीकी थाना। थानेदार वहां पे इत्तेफाक से उपस्थित होते नहीं, तो ज्यादातर तो थानेदार कहीं न कहीं फील्ड में चले गए हुए होते हैं, दुनिया भर का काम होता है। थानेदार थे, थानेदार के सामने अब रूबी की माँ रोना स्टार्ट कर देती है, घबराई हुई है, परेशान है। 2 बच्चे भी साथ में हैं। अब वो दारोगा जी पूछते हैं कि क्या हुआ माँ जी? ये पूरी कहानी दारोगा को रूबी की माँ बताती है। अब दारोगा वहां पे बैठने के लिए कहते हैं, एक गिलास पानी मंगवाते हैं, बोलते हैं माँ जी आप घबराइए नहीं, वो रूबी कहीं इधर उधर गई होगी, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप परेशान नहीं होइए, हम मिसिंग का जो रिपोर्ट है वो लिख लेते हैं और आप आराम से घर जाएं। दारोगा कहता है कि आप आराम से घर जाएं, परेशान मत होइए, हम लोग ढूंढ लेंगे। अब दोनों बच्चों को माँ देखती है, अब दोनों बच्चों को देखकर और परेशान हो जाती है, रोने लगती है। दारोगा कहते हैं कि आप, दारोगा शांत बना देते हैं, बोले कि आप जाइए माँ जी, हम लोग ढूंढ लेंगे और परेशान मत होइए। अब मिसिंग की रिपोर्ट को लिखवा लेती है माँ। अब वो पुलिस को इनके रोने के ऊपर, माँ को रोने के ऊपर दया आ जाती है। अब ढूंढना शुरू करते हैं। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी माँ से, कुछ जानकारियां ले रही थी, तो माँ बताई थी कि वो तांत्रिक के यहाँ अक्सर जाया करती थी। अब तांत्रिक का नंबर भी पुलिस ले चुके थे, माँ को भेज दिए। अब पुलिस तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को उठाकर लेकर थाने लेकर आती है। अब पूछती है पुलिस तांत्रिक से कि रूबी आई थी, आती है, रूबी को आप जानते हो? हाँ। तांत्रिक बोलता कि हाँ, रूबी तो आती थी और आने के बाद उसको जो भी उपाय, हमारा जो काम है हम उसे कर देते थे, उपाय बता देते थे, चली जाती थी। लेकिन करवा चौथ की के दिन ना वो दिन में आई ना रात में आई नहीं है हमारे पास। पुलिस को यकीन नहीं होता है
पुलिस बड़ा सख्ती से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। अब सख्ती करते करते यहां तक कि 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल कर देते हैं। अब 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस का आप तो जानते हैं कि किस प्रकार होता है या होता है। आंतरिक कुछ बताता नहीं है, बार बार ये कह रहा है तांत्रिक की रूबी आई नहीं थी, रूबी आई नहीं थी। इतना टॉर्चर करने के बाद अब पुलिस को यकीन होता है कि इतना टॉर्चर करने के बाद अगर ये नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि रूबी शायद यहाँ पे नहीं आया, मामला कुछ और है। पुलिस रूबी का जो मोबाइल है, कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू करती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस पूरा देखती है, देखते 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 एक ऐसा नंबर मिलता है उसके अंदर जिसके ऊपर घंटों घंटों तक बातचीत किया। तो पुलिस यहां से जाती है और उस व्यक्ति को उठाकर लेकर आती है थाने। अब यहां इससे पूछताछ बड़ी सख्ती से करना शुरू कर देती है। अब ये लड़का कहता है कि भाई हम बातचीत तो करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल दोस्त हैं। अब वो भी अकेली थी, मैं भी हूं अकेला, तो स्वाभाविक है कि जब बाजार गए थे, आना जाना था, रूबी हमें मिली थी और हम एक दूसरे का नंबर हम लोग ले चुके थे और हम लोग बातचीत करते थे और बस दोस्त हैं, बाकी रूबी से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इतना बोलने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस सख्ती से और पेश आती है, सख्ती करते करते 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू कर देती है। बाप करके वो लड़का चिल्लाता है, कहता है साहब रूबी कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। करवा चौथ के दिन हमसे बात हुई थी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आने के लिए बोली थी मगर रूबी आई नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता। अब इतना टॉर्चर करने के बाद भी अगर वो कुछ कह नहीं रहा है तो पुलिस को यकीन होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है और हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये इतना मारने के बाद भी, नाखून निकालने के बाद, इतना टॉर्चर करने के बाद भी अगर ये कह रहा है कि नहीं, ये बोल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ये गुनाहगार नहीं है। पुलिस को यकीन हो जाता है और उस लड़के को पुलिस छोड़ देती है। अब ये लड़का उस रूबी के बारे में जानता नहीं, तांत्रिक उस रूबी के बारे में जानता नहीं। अब 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रूबी को घर आए हुए, बच्चे तड़प रहे हैं, मां तड़प रही है, आखिर रूबी गई तो नहीं कहां। करवा चौथ के दिन ही उसका मोबाइल ऑन था, इसके बाद मोबाइल उसका ऑफ ही है। अब मां परेशान, मां खाने आ जा रही थी, बार बार दारोगा से गुहार लगा रही है। दारोगा ये कहता है कि माँ जी हमने 2 लोगों को उठाया था, वो लोग जानते नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि रूबी आपको मिल जाएगी और अगल बगल के जिला में, बाकी के थानों में सब सूचना दे दिया गया है, हम लोग तलाश रहे हैं, आप परेशान मत होइए और आप अभी घर जाइए, दोनों बच्चों को संभालिए, हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये इतना सांत्वना देकर पुलिस रूबी की मां को घर वापस भेज देती है। समय गुजरता जाता है, समय गुजरता जाता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना, 3 महीने, इन 3-4 महीनों के अंदर मां आती है और पुलिस लगातार शांत बना देती है। अब चूंकि ये भी वीआईपी रूबी की मां तो है नहीं, केस भी वीआईपी है नहीं। अब पैसे वाली बेचारी रूबी की मां नहीं है, तो पुलिस वाले भी केस को हल्का समझकर 2 लोगों को उठाए थे। अब 2 लोग तो 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद भी नहीं बता रहे हैं, तो और कोई क्लू मिल नहीं रहा है, कहाँ गई होगी, कैसे गई होगी, कुछ सुराग पुलिस को नहीं। अब पुलिस करेगी तो क्या करे, फाइल को धूल
पढ़ रहे हैं फाइल पे, वो धूल फाक रहे हैं फाइल। अब पुलिस का ध्यान जो है रूबी के फाइल से अलग हो जाता है। अब जब माँ कभी कभी आती थी 4 महीने में 5 महीने में, तो पुलिस जो है बस इतना ही कह के टाल देती थी कि हम लोग काम कर रहे हैं माँ जी, आप परेशान मत होइए, रूबी कहीं चली गई होगी, आप चिंता मत करें। क्योंकि ऐसा कोई लाश वगैरह इधर उधर कहीं पूरे इलाके में नहीं, पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिले, तो आप चिंता ना करें, कहीं कुछ हुआ नहीं है रूबी को, रूबी होगी सही सलामत, सिर्फ कहीं ना कहीं चली गई। माँ भी बेचारी क्या करे, 2 बच्चों का पेट भी चलाना है, अपना भी पेट चलाना है, चली जाती थी। अब 6 महीने गुजर गए, पुलिस अपना हाथ करीब करीब उठा चुकी थी एक केस से, अब कोई रास्ता था नहीं। अचानक एक दिन वो लड़का दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, चिल्लाता हुआ पुलिस चौकी आता है और दोनों हाथ जोड़कर दारोगा के सामने जाकर पैर में गिर जाता है, कहता है कि साहब मुझे बचा लीजिए। अब दरोगा परेशान, वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं वो सबके सब परेशान कि क्या हो गया भाई, बचा लीजिए मतलब क्या। ये कहता है कि साहब बचा तो लीजिए, अभी के अभी तुरंत लॉकअप में बंद कर दीजिए, जेल में हमको डाल दीजिए, बस हथकड़ी लगा लीजिए साहब, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। ये दरोगा कहते हैं कि क्या बात है भाई, क्या तूने ऐसा कर दिया कि भाई तुमको हथकड़ी लगा दें, जेल के अंदर डाल दें, तू बचेगा नहीं, क्या है, और इतना परेशान क्यों, हम लोग हैं तुम्हारे पास, इतने सारे लोग हैं। पुलिस परेशान हो जाती है, पुलिस आगे पीछे देखती है, बाहर भी थाने के बाहर निकल कर देखती है कि आखिर भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चाकू लेकर, कोई गन लेकर इसके पीछे दौड़ रहा है इसको मारने के लिए, अरे भागे आ रहा है, देखते कोई है नहीं, थाने के बाहर भी कोई नहीं। अब पुलिस कहती है कि भाई पहले शांत हो जाओ और बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बोले साहब आप जब हमको इतना टॉर्चर किए तो मैंने ये बताया नहीं था कि रूबी का कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस कहती है क्या बात है, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, तुमको इतना पीटे, उस दिन बोला नहीं, और आज तुम कह रहे हो कि रूबी का कातिल मैं ही, क्या हो गया, बात क्या है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि पागल हो गए हो या कुछ सदमा लग गया है। अब पुलिस भी डर रही है कि कहीं हम लोगों ने 3rd डिग्री जो अपनाया था उसके वजह से ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। इसकी बातों को अब दारोगा जी सीरियस लेना शुरू कर देते। अब बताइए, 3rd डिग्री टॉर्चर सहने के बाद भी जो व्यक्ति मुंह नहीं खोला, आज ये कहता है कि रूबी का कातिल मैं हूं, आखिर क्या हुआ। दरोगा पूछते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या, बोला कि साहब रूबी का कत्ल मैंने ही किया है। उस दिन वो करवा चौथ के दिन वो हमारे पास ही आई थी, शाम को आई थी, रात को मेरे ही कमरे में रुकी हुई थी, सुंदर तो थी ही साहब, बहुत सज कर आई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा मैंने शराब पिया, उसको देखकर मैं अपने मन को काबू में रख नहीं सका। मैंने कहा रूबी आज करवा चौथ भी है, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला, रूम में कोई है नहीं, मैं चाहता हूं कि आज पति और पत्नी वाला रिश्ता हम दोनों के बीच में हो जाए। रूबी मना कर दी, मानने को राजी नहीं। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत प्रकार से मैंने मनाने का प्रयास किया, वो मान ही नहीं रही थी, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसके सर में ऐसा जोर का झटका गुस्से से मारा, उसका सर खाट के जो पांव है खाट का उसके ऊपर जाकर जोर से गया, और जोर से लगते ही वो वहीं के वहीं रो मर गई।
अब मरने के बाद मैं परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जितना भी दारू पिया था, जितना नशा था, वो सारे के सारे नशा खत्म हो गए। अब क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं परेशान था। सोचना शुरू किया कि आखिर किया क्या जाए। अगर ये लाश को कहीं बाहर में लेकर गया, अगर किसी भी प्रकार से ये लाश किसी को मिल गया, तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। अगर ये लाश ही किसी को ना मिले, तो पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर मैंने उसी चारपाई के नीचे 3 फीट गड्ढा खोदा और रूबी के लाश को वहीं पे दफनाया। उसका कातिल मैं हूं और रूबी मुझे सोने नहीं दे रही है। मैं कहीं भी काम पे जा रहा हूं, कहीं भी बाहर जा रहा हूं, किसी को भी देख रहा हूं तो उसके अंदर रूबी का चेहरा ही सामने आता है। जब सोता हूं, खाने बैठता हूं, तो आकर सामने रूबी आकर बैठ जाती है। जब सोता हूं तो सोते वक्त ऐसा लगता है मेरी छाती पर रूबी आकर बैठ गई और कहती है कि सीधा तू थाने जा, नहीं तो तेरी जिंदगी में छीन लूंगी। साहब, जब आपने यहां से छोड़ा, उसके ठीक 1 महीने बाद मेरी कंडीशन खराब शुरू हो गया। मैं 4-5 महीनों से साहब सोया नहीं हूं। आंखें आप देख लो, मेरी हालत आप देख लो। मैं सो नहीं पा रहा हूं, जी नहीं पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं। चारों तरफ रूबी है और रूबी कहती है कि मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी अगर तुम थाने जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं किए तो। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है साहब, हमको जितना जल्द हो सके जेल में डाल। अब जो दारोगा है इसकी बातों को सुनकर परेशान। मेरा 1 डिग्री के बाद इतना टॉर्चर सहने वाला व्यक्ति जब मुंह नहीं खोल सका, आज ये खोल रहा है। अब थानेदार वहां पे जितने भी लोग ऑफिसर्स थे, एक दूसरे को देख के परेशान। यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था दारोगा के लिए। अब यकीन करने का मात्र एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था ये कि ये जो कह रहा है वहां पे जाया जाए, वहां गड्ढा खोदा जाए और देखा जाए कि लाश है या नहीं है। अगर वहां पे लाश मिल गया तो समझो कि कत्ल इसने ही किया है। पुलिस जीप में भरती है इसको फटाफट, इसके घर जाती है। ये जो लड़का जहां बताता है उस भूमि में सारा पुलिस जाते हैं, खुदवाते हैं उस जगह को जिस जगह पे ये बताता है कि मैंने लाश नहीं लगा। पुलिस जब खोदना शुरू कर देती है तो वहां से निकलती है लाश। लेकिन समय तो 6 महीना हो चुका था, मांस सब गल चुके थे, सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था। लेकिन था तो एक नर कंकाल, यानी वो जो लड़का कह रहा था वो सत्य था। अगर ये आदमी यहां इसके चारपाई के नीचे कोई नर कंकाल मिला है, इसका मतलब यह है कि मर्डर तो हुआ है किसी न किसी का। पुलिस अपने नजरिए से देखती है कि भाई चलो रूबी की बात अगर है तो ये तो डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन डीएनए टेस्ट करवाने से पहले रूबी की मां को बुलाया जाता है, जानने के लिए जरा पहचानिए कहीं ये बेटी आपकी तो नहीं है। रूबी की मां आती है, रोते चिल्लाते परेशान। अब वहां तो मांस ही नहीं, सिर्फ कंकाल बचा हुआ। रूबी की मां उसे पहचानेगी कैसे? रूबी की मां उस कंकाल को पहचान जाती है कि ये मेरी बिटिया ही है। अब वो पहचान ऐसे जाती है कि रूबी की मां ने एक कंगन दी हुई होती है। वो कंगन का जो डिजाइन होता है वो स्पेशल, वो मां जानती है उसे, क्योंकि मां ने ही दिया था। उस हड्डी के अंदर वो कंगन लटका हुआ था। उस कंगन को देखकर साथ ही साथ दूसरा प्रमाण, रूबी का जो बायां पैर था वो फ्रैक्चर हो गया था। एक समय था, चंचल थी, थोड़ा हंसती थी, खेलती थी, उड़ती थी, हंसी मजाक में
पैर फिसल चुका था, फ्रैक्चर हो चुका था। उस हड्डियों में ना वो स्टील की रॉड डाले हुए थे बाएं पैर के अंदर। वो माँ देखती है कि जो रॉड है उस हड्डियों में अभी भी अटका हुआ है। वो रॉड और कंगन को देखकर माँ उस लाश को पहचानती है कि ये मेरी बिटिया है, और वहां पे जमीन पे पड़कर रोना स्टार्ट करते हैं कि हाय बिटिया, क्या हो गया, क्या हो गया बेटी तुम्हारे साथ, अब मैं कैसे जीऊंगी, दो बच्चों को कैसे पालूंगी, बचपन से तो तुझे पाल बेटी, अब इन बुढ़ी हड्डियों में ताकत कहाँ बचा है मेरी बिटिया, कहाँ चली गई तुम छोड़कर। बहुत परेशानी थी, पहचान जाती है। अब पुलिस चूंकि अपना कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से करेगी, डीएनए टेस्ट होता है, पता चलता है रूबी ही है। पुलिस आखिरकार उस लड़के को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। वो लड़का आज भी जेल में है। इस सेशन कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है। अब प्रशासन उसे सजा देती है, नहीं देती है, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो प्रशासन फाइल बंद कर चुका था, पुलिस फाइल बंद कर चुकी थी, उस फाइल को बंद होने के बाद भी रूबी की आत्मा उस लड़के से बदला लेती है। सत्य घटना है। आज की कहानी से ये प्रेरणा भी मिलती है कि तांत्रिक और प्यार वार के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी को जितना सरल तरीके से, सीधे तरीके से बिताया जाए उतना ही बेहतर होगा। आज की कहानी से हम यही सीखते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर करें। आपके लिए प्रेरणादायी कहानी हम लेकर आते रहेंगे अगर आप हिम्मत देंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।